तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आपका जो साइंस एंड टेक का पेपर 2 है उसका सिलेबस अपने कवर कर रहे हैं। आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आना आपका पक्का है और हो सकता है कि वो करंट से रिलेट करके दे दे। तो जो अपने आज करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जितनी भी मिसाइलें हैं किस प्रकार की हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियारों के बारे में यहाँ पे अपने पढ़ने वाले हैं। अच्छे से एक एक चीज़ को जानेंगे। देखो दोस्तों, अब पहले तो फिर भी अपने हर चीज़ इंपोर्ट करते थे, ठीक है, जितनी भी मिसाइलें हैं। तो अब मेड इन इंडिया के तहत बहुत सारी मिसाइलें वगैरह यहीं बनने लगी है। हर चीज़ को जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अपने जब भी डिफेंस सेक्टर की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम है ना दोस्तों डीआरडीओ का आता है। तो डीआरडीओ के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसे डीआरडीओ बोलते हैं ये, ठीक है। और ये 1958 में स्थापित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों नेक्स्ट, अब जो दोस्तों आपका डीआरडीओ आता है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और रक्षा नवाचार जो संगठन है, ये कंपनी अधिनियम 2013, ये रिवाइज हुआ था कंपनी अधिनियम, पहले अपने 1956 पढ़ते हैं, धारा 8 के तहत एक पंजीकृत लाभ रहित कंपनी है। इसके मेन दोस्तों यहाँ पे दो संस्थापक सदस्य हैं, किसके, रक्षा नवाचार संगठन की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो आपका एरोनॉटिक्स लिमिटेड आ जाएगा, एक आ जाएगा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आ जाते हैं, जिसे अपने पीएसयू बोलते हैं, ठीक है, डीपीएसयू इसको बोलेंगे अपने। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों, समितियां आ जाती है कुछ रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। जैसे एक समिति आती है एन चंद्रशेखरन, 2018 में बनी थी ये, राष्ट्रीय सुरक्षा में एआई के निहितार्थ अध्ययन करना, मतलब जो डिफेंस है इसमें एआई इंसर्ट करना, ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो बहुत चर्चे में है, उसके बारे में अपने पढ़ भी चुके हैं। फिर शेतकर समिति आती है 2015 की, ये सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनर्संतुलित करने के, मतलब कम बजट में बढ़िया अपने मिसाइल वगैरह कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये शेतकर आती है। फिर एक आती है रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना एजेंसी, 2019 की लेटेस्ट। इसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर अधिकतम बढ़ावा देना है और इसमें बूस्ट करना है। एआई को इंसर्ट करो कैसे करके, कि कैसे सेंस कर सकता है कि सामने दूसरा देश कोई मिसाइल छोड़ रहा है, वहाँ से अपने मतलब जो रडार है बहुत तेज़ काम करे और मिसाइल भी हाथों हाथ इफेक्टिव हो और उसको नष्ट कर दे। ये सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे आगे किस प्रकार की होती है मिसाइलें। देखो दोस्तों, भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण पहले तो इंदिरा गांधी के समय करता है 1994 में, लेकिन जो सफल करता है पोखरण में करता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय होता है 1998 में होता है, ध्यान रखना, दूसरा परमाणु परीक्षण होता है ये। और 1998 में स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया था, तथा 2003 में परमाणु सिद्धांत के साथ आगे आया, वो कौन था, भारत। अब दोस्तों अपने को ये चीज़ दिखानी जरूरी होती है कि अपने पास परमाणु हथियार है, क्योंकि सामने वाला देश भी फिर सोचेगा हमला करने से पहले 10 बार। लेकिन इनकी लिमिटेशन भी है कि जब तक सामने वाला अपने पे कोई परमाणु हमला ना करे तो अपने भी नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारी, जैसे प्रथम प्रयोग नहीं नीति, अर्थात भारत किसी भी स्थान पर भारतीय क्षेत्र या भारतीय सेना के विरुद्ध परमाणु हमले के जवाब में हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, हथियार का प्रयोग करेगा, सॉरी। परमाणु कमान प्राधिकरण जवाबी हमले केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत होंगे, ऊपर से कोई सरकार की तरफ से ऑर्डर आएगा तभी यहाँ पे। फिर परमाणु हथियारों का प्रयोग गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो वहाँ भारत परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा जो सामने वाला देश के पास कोई परमाणु हथियार ना हो। बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई, ये इसके सारे सिद्धांत आ जाते हैं। इतने नहीं याद रखने, आपको इतना याद रख सकते हो कि 1998 में हुआ था परमाणु परीक्षण। अब देखो, रक्षा प्रौद्योगिकी परमाणु त्रिकोण पे आधारित है। देखो जिसमें क्या है कि एक तो भूमि, समुद्र और वायु, तीन प्रकार की अपने चीज़ें बनाते हैं। जैसे इसमें अपने पनडुब्बी से भी अटैक कर सकते हैं। फिर वायु आधारित, ठीक है, जैसे अपने विमान है उसके अंदर डिफेंस वाला सिस्टम लगा के, मिसाइलें लगा के छोटी छोटी। भूमि आधारित तो सभी को पता ही है। अब इसको एक एक करके अपने पढ़ेंगे। फिर देखो सबसे पहले आता है रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रणोदन प्रणाली। तो इसमें अलग अलग अपने क्या है कि चीज़ें यूज की जाती है। देखो कोई भी मिसाइल है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसके सही मार्ग तक पहुंचाना है ना, या सही उसके टारगेट तक पहुंचाना है, तो उसको पूरी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग ईंधन प्रयोग में लेते हैं। तो जो ठोस प्रणोदन है उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसमें एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं।
आसानी से ये क्या है कि संग्रहित किया जा सकता है और उच्च गति तक पहुँचे शीघ्रता से। फिर द्रव प्रणोदन, लिक्विड में तरल ईंधन का जैसे हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है, तो भंडारण कठिन और जटिल होता है, आसानी से नियंत्रित, कंट्रोल इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको भंडारण इसका थोड़ा सा कठिन है। फिर रैम जेट, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई टरबाइन नहीं, ईंधन इंजेक्ट किया गया और प्रज्वलित किया गया, जैसे अपने बाइक वगैरह में जैसे कंबशन होता है, वैसे ही सेम इसमें भी प्रक्रिया होती है। ईंधन इंजेक्ट करते हैं, फिर प्रक्रिया होगी आगे मैं दिखाऊंगा आपको। हवाई वाहनों को सुपरसोनिक गति तक नहीं चलाया जा सकता। यह एक प्रकार का वायु श्वास इंजन है, इसको क्या वायु श्वास इंजन भी बोल देते हैं रैम जेट को, जहाँ हवा को ईंधन के साथ मिलाया जाता है। अब वहाँ अपने बाइक में भी क्या है कि एयर मिक्स होती है फ्यूल के साथ, और फिर फ्यूल जलता है, फिर अपना जैसे बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे यहाँ भी काम होता है सेम, ठीक है। रैम जेट में फिर स्क्रैम जेट आ जाता है। ये सुपरसोनिक दहन रैम जेट है, और सुपरसोनिक वेग पर दहन होता है। इसका दहन मतलब जलना कोई भी ईंधन का। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग इसमें किया जाता है मैक्सिमम, और यह एक प्रकार का वायु श्वास इंजन है। ये भी अमेरिका, रूस के अलावा भारत इस तकनीक का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश है। स्क्रैम जेट में बात करें तो जो दहन कक्ष या कंबशन चैम्बर होता है, उसको विशेष रूप से सुपरसोनिक वायु प्रवाह के साथ यहाँ पे संचालित करने के लिए इसे स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। फिर क्रायोजेनिक आ जाता है। क्रायोजेनिक बहुत कम तापमान पर जैसे द्रवीकृत गैसें, तरल हाइड्रोजन और इंसुलेटर कंटेनर और वेंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कम तापमान पे इसको क्या है प्रज्वलित किया जा सकता है। इसमें हवा के प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन, भारत यह तकनीक रखने वाला छठा देश बन गया है क्रायोजेनिक। तो भारत के पास भी सारी तकनीक्स हैं यहाँ पे। अब दोस्तों बात करेंगे अपने दोस्तों रैम जेट और स्क्रैम जेट इंजन, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है रैम जेट। बाकी अब इसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ना, ये देख सकते हो आप। प्रक्रिया सेम वही है, कंप्रेशन होता है, कंबशन होगा, एक्सपेंशन होगा, और यहाँ से मिसाइल आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इनमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ये नहीं पूछेगा आपसे वैसे तो रैम जेट और स्क्रैम जेट में डिफरेंस क्या है। देखो, जेट इंजन एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा से भरपूर तरल ईंधन को एक शक्तिशाली धक्का देने वाले बल में परिवर्तित करती है। देखो, अपने को लास्ट में क्या है, फोर्स में कन्वर्ट करनी होती है सारी चीज़ें। अब जो भी अपना ईंधन है उसको कुल मिला के अपने को फोर्स में कन्वर्ट करना है, जिससे अपने मिसाइल टारगेट तक पहुंच सके। एक से अधिक इंजनों का जोर एक विमान को आगे की ओर धकेलता है, जिससे हवा उसके वैज्ञानिक रूप से आकार वाले पंखों से होकर एक ऊपर की ओर बल पैदा करती है, जिससे लिफ्ट हो जाता है और आकाश में ले जाता है। ये तो प्लेन उड़ाने की टेक्निक है। अब जो रैम जेट वायु श्वास जेट इंजन का एक रूप है जो घूमने वाले कंप्रेसर के बिना दहन के लिए आने वाली हवा को क्या करता है, कंप्रेशन करता है, और वाहन की आगे की गति का उपयोग करता है, और ईंधन को दहन कक्ष में इंजेक्ट करता है, जहां कंप्रेस हवा के साथ मिश्रित होता है और ईंधन यहाँ पे क्या है जल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो रैम जेट मैक 3 है ना, ये ध्वनि की गति से तिगुना है, सुपरसोनिक गति पर सबसे अधिक कुशलता से काम करता है। तो इसमें रैम जेट में भी अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। ये तो श्वास है, ये 3 आ जाता है। फिर एक स्क्रैम जेट इंजन, ये रैम जेट इंजन की तुलना में एक सुधार है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करता है। तो ये सुपरसोनिक पे, ये हाइपरसोनिक पे, और सुपरसोनिक दहन की भी अनुमति देता है, तो ये भी इसमें आप कर सकते हो। और वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन का उपयोग करती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें उपयोग किया जाता है मेन। ये वाला जो स्लाइड है आपको ज़्यादा याद रखनी जरूरी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, आगे जो इंपॉर्टेंट होगी ये जरूरी है, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना जरूरी है, और इसमें भी अंतर याद रखना जरूरी है। वो पूछ सकता है आपसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर। पहले अपने देख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, किसे बोलते हैं। देखो दोस्तों, एक बैलिस्टिक मिसाइल एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर एक या अधिक हथियार पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। जैसे कोई सामने से मिसाइल आ रही है तो उसको निष्क्रिय करने के लिए भी काम में ली जाती है। और ये क्या है कि बैलिस्टिक पर्यवेक्षक वक्र किसी वस्तु का पथ है जिसे लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसकी वास्तविक उड़ान के दौरान कोई सक्रिय प्रणोदन नहीं होता। ये हथियार उड़ान की अपेक्षाकृत संक्षिप्त अवधि के दौरान ही निर्देशित होते हैं, लास्ट तक अपने इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले ही इसकी कोई लिमिट होती है, उस एरिया से बाहर गया तो इसमें अपने इसको बैलिस्टिक को कंट्रोल नहीं कर सकते।
जो भी प्रारंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, वायु प्रतिरोध और पृथ्वी की गति द्वारा निर्धारित होता है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही रहती है। लंबी दूरी वाली अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग इसमें कैटेगरी आ जाती है। इसमें भी रेंज के आधार पर, जैसे कम दूरी की बात करें तो जिसे अपने सामरिक भी बोलते हैं, 300 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है रेंज। मध्यम वाली में 1000 से 3500 किलोमीटर। इंटरमीडिएट रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर। अंतर महाद्वीपीय मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, जैसे आप एशिया महाद्वीप पे और आपको अमेरिका महाद्वीप पे मिसाइल चलानी है तो उसको बोल देते हैं अपने, ऐसे कह सकते हैं। तो 5500 प्लस किलोमीटर सारी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी। अब देखो ये इसकी वर्किंग आप देख सकते हो, हाउ इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल वर्क। ये इंडियन डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो ये तो वैसे बताया गया है कि यहाँ पे रडार लगी है, रडार सेंस करेगी फिर इसको। तो इसमें दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आ, एक मिसाइल होती है जो सामने वाले को निष्क्रिय करती है, एक डायरेक्ट टारगेट तक पहुँचती है। अब क्रूज़ की बात करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करो, आपको बैलिस्टिक और क्रूज़ में बढ़िया तरीके से डिफेंस भी बताऊंगा मैं आपको। क्रूज़ मिसाइल एक निर्देशन मिसाइल है, मतलब लक्ष्य से पहले ही निर्धारित होना चाहिए, जिसका उपयोग स्थलीय लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है। तो इसमें टारगेट बिल्कुल फिक्स रहता है। ये अपनी पूरी उड़ान के दौरान वातावरण में रहता है। उड़ान पथ के अधिकांश भाग को लगभग स्थिर गति से उड़ाता है और क्रूज मिसाइलों को उच्च परिशुद्धता के साथ लंबी दूरी के बड़े हथियार पहुंचाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अब दोस्तों जो आधुनिक क्रूज मिसाइलें हैं सुपरसोनिक या उच्च सबसोनिक की गति से यात्रा करने में सक्षम है, मतलब इससे स्पीड बहुत ज़्यादा है इनकी, और स्व नेविगेटिंग है, और गैर बैलिस्टिक बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेप पथ पर उड़ान भरने में सक्षम है। फिर अभी इसकी देखें तो आपको देख सकते हो आप, ये ट्रिजेक्टरी है इसकी पूरी, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिजेक्टरी दे रखी है। अब गति के आधार पर क्रूज मिसाइल की बात करें तो दोस्तों एक हाइपर, सुपर और सब सोनिक आती है, मैक 5, 2, 3 और 0.8। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज होगी। जो आपके साउंड का जो वेग है उससे 5 गुना तेज। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं, जैसे ब्रह्मोस होगी तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से धीमी चलती है तो इसे क्या बोलेंगे, सब सोनिक बोलेंगे। तो हाइपरसोनिक सबसे ज़्यादा उच्च गति की होती है, क्योंकि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चल रही है हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपर, सुपर और सबसोनिक, तो तीनों कैटेगरी होगी। अब दोस्तों इसमें अंतर देख लेते हैं मेनली, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अंतर ही आएगा मेन। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर पूछा जा सकता है। प्रक्षेपण के बाद इसे केवल कुछ समय के लिए प्रचलित किया जा सकता है, अपनी उड़ान के अंत वक्र तक स्वचालित है, लेकिन इसमें टारगेट अपने को पहले निर्धारित करना है। रॉकेट इंजन के समान, जेट इंजन के समान लंबी दूरी की मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर पुनः उसमें प्रवेश करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ेंगी। इसकी एक्यूरेसी, परिशुद्धता कम है क्योंकि अपने अधिकांश पथ के लिए निर्देशित नहीं है। इसका पर्यवेक्षक गुरुत्व, मतलब इसको लास्ट तक अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि इसकी परिशुद्धता उच्च है, आराम से लिख के आ सकते हो। इसकी दूरी माने तो 300 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है, क्योंकि इसके प्रारंभिक प्रक्षेप वक्र के बाद ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी रेंज थोड़ी छोटी है, 500 किलोमीटर से कम है क्रूज मिसाइलों की, क्योंकि ये आपको एक्यूरेसी भी बढ़िया दे रही है। और बात करें तो इसमें भारी पेलोड ले जाने की क्षमता है, इसमें सीमित है क्रूज में। बैलिस्टिक में आप भारी चीज़ें ले जा सकते हो। एक एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन, आमतौर पर एक ही पेलोड वहन करना पड़ता है। मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बैलिस्टिक का उपयोग परमाणु हथियार के लिए, पारंपरिक हथियार के लिए क्यों, कौन सा, क्रूज। अब पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष, ये सारी होगी। ब्रह्मोस आपकी क्रूज हो गई, और ये को, तो ये कम दूरी की है ब्रह्मोस। एक दोस्तों मैंने इस पर एक लेक्चर भी ले रखा है मिसाइल्स पे, तो वो मैं आपको आई बटन पे टच करोगे तो वो देख सकते हो, उसको भी आपके काम आएगा। ये कुछ मिसाइलें हैं जो इंडिया की, देखो देख सकते हो आप, प्रहार, ब्रह्मोस, ये सब मिसाइलों के नाम हैं। इतने इसमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। फिर दोस्तों बात करते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसे अपने AAM बोल देते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, AAM। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल किसी अन्य विमान या किसी हवाई वस्तु को नष्ट करने के उद्देश्य से एक विमान से दागी गई ये मिसाइल है। रेंज फैक्टर के आधार पर जो AAM है, एयर टू एयर मिसाइल, इसको दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली, SRAM जिसे बोल देंगे अपने, ठीक है।
विजुअल रेंज के भीतर हवा से हवा में मार करने वाली भी इसे बोल देते हैं। 30 किलोमीटर की सीमा होती है इसमें। हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिकांश मिसाइलें इंफ्रारेड मार्गदर्शन का उपयोग करती हैं, मतलब इसमें इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग होता है और इन्हें गर्मी चाहने वाली मिसाइलें भी कहा जाता है। बेहतर चपलता के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इन्हें डॉग फाइट मिसाइल भी कहा जाता है। तो जो कम दूरी वाली है इसे डॉग फाइट भी कहा जाता है। फिर दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली ये मिसाइलें 37 किलोमीटर की सीमा से, मतलब यहाँ पे 30 लिमिट थी तो ये 37 प्लस तक मार कर रही है। रडार निर्देशित मिसाइलें हैं और इंफ्रारेड डिटेक्टर का उपयोग नहीं करते, क्योंकि लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों के इंफ्रारेड हस्ताक्षर बहुत कमज़ोर होंगे, मतलब इसमें इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रडार के द्वारा पूरी कंट्रोल होती है ये। अगर अपने बात करें दोस्तों, एस्ट्रा डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित दृश्य सीमा से हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, एस्ट्रा के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसे सुखोई 30 इनमें मतलब विमानों के साथ जोड़ा गया है और अटैक किया गया है। तो एयर टू एयर मिसाइलें हैं, कम दूरी और दृश्य सीमा से परे, आराम से याद रख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले एस्ट्रा आ गई, बहुत सारी मिसाइलें हैं। एक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। आकार और वजन के मामले में एस्ट्रा डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे छोटी मिसाइल है। इसकी सुपरसोनिक गति से दुश्मन के विमानों को रोकने और विमानों को नष्ट भी किया जा सकता है। लक्ष्य खोजने के लिए सक्रिय रडार होती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमाप क्षमताएं। फिर त्रिशूल आ जाती है दोस्तों, कम उड़ान वाले हमलों के खिलाफ जहाज़ों से एंटी सी स्क्रीमर रडार से बचने के लिए कम उड़ान भरने के रूप में उपयोग किया जाता है। नीचे उड़ता है ये रडार से बचने के लिए। और कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया वाली, हर मौसम में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये कौन सी है? सतह से हवा में मार कर रही है। मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए त्रिशूल है। आकाश की बात करें तो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा के सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को निष्क्रिय करने की भी इसमें क्षमता है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये बहुत कम दूरी की है और आकाश थोड़ी मध्यम दूरी की आ जाएगी। इसमें अगर बात करें तो उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक, रैम रॉकेट प्रणोदक प्रणाली भी यूज, फिर ऐसे बहुत सारी आ जाती है। शक्ति, गुनगुन, प्रहार, ब्रह्मोस इंपॉर्टेंट है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस बहुत चर्चा में भी रही थी। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। फिर और भी आ जाती है दोस्तों, निर्भय, K-15 सागरिका, धनुष, सुशौर्य, ये भी आप देख सकते हो, आराम से देख के जा सकते हो अगर आपको इतना टाइम है या इतनी चीज़ें याद रख सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि आप जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ के जाओ बस। फिर उपग्रह रोधी हथियार आ जाते हैं दोस्तों। मार्च 2019 में भारत ने अपनी A-SAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पृथ्वी की निचली कक्षा 283 किलोमीटर में एक जीवित उपग्रह को इसने नष्ट कर दिया था। और DRDO के अनुसार मिसाइल 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे लक्ष्यों को मार गिराने में भी सक्षम है। किसकी बात करें? अपने A-SAT की बात करें। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आती है एग्जाम की दृष्टि से, ये वाली प्रणाली है IGMDP प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दोस्तों इसकी विकसित की गई थी, मतलब दिमाग, माइंड, इन्होंने मेन जो सोर्स होता है ना उन्होंने दिया था, बेसिक उन्होंने बताए थे। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, मतलब किसी देश पे अपने को डिपेंड ना रहना पड़े। देखो अमेरिका वगैरह देश हो गया, तो ये क्या करते हैं कि जानबूझ के कई देशों को लड़वाते हैं ताकि वो दोनों देश उनसे हथियार खरीद सके। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की जैसे मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद कार्यक्रम में 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को यहाँ पे पहचाना। तो अगर इसकी बात करें तो मंजूरी इसको 1983 में मिल गई थी। स्वदेशी मिसाइल को आकार देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं और बहुत जगह इसकी रिसर्च चलती रही, तो इसको याद रखना। तो मेन अगर बात करें तो इसके बेस पे जो कौन कौन सी, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, ये सारी इसके ऊपर ही विकसित की गई है IGMDP इस कार्यक्रम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, तो इसके नाम याद रखना। फिर बात करते हैं दोस्तों, तो ये अग्नि प्रथम है, एकल चरण ठोस ईंधन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज दे रखी है। अग्नि द्वितीय की बात करें तो 2000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि तृतीय की बात करें तो 2 चरण है,
इसमें IRBM ये 2500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता की मिसाइल है। वैसे अग्नि चतुर्थ आ जाएगी। ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित दो चरणीय मिसाइल, रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। ये 35 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज आ जाती है दोस्तों। स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर जायरो और कंपोजिट रॉकेट मोटर से सुसज्जित डिजाइन अग्नि 5, ठीक है, ये अग्नि 5 है, वी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 3 चरण वाली मिसाइल है, ठोस ईंधन वाली स्वदेशी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। तो अग्नि 5 इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप करके जाना। नेविगेशन और मार्गदर्शन, वार हेड और इंजन के मामले में नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण आता है अग्नि 5 का ही। सेना में शामिल होने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। तो बहुत कम देशों के पास है ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। रेंज इसकी 5000 प्लस किलोमीटर है। अंतर महाद्वीपीय में रेंज हमेशा 5500 प्लस ही रहती है। पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों IGMDP के तहत पहली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पूछ ले तो पृथ्वी आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका कि IGMDP के तहत विकसित पहली कौन सी है, पृथ्वी है। इस सतह पे सतह मार करने वाली युद्ध क्षेत्र की मिसाइल और 150 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज आ जाती है। फिर दोस्तों ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ब्रह्मोस को अच्छे से करके जाना। दो नदियों जैसे भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्का नदी के नाम पे मिलके इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये आपको याद होना चाहिए किस प्रकार की है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों, जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, किसी से भी लॉन्च किया जाए। 2 चरणों वाली है। पहले चरण में जो ठोस प्रणोदक है इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट हवा से सतह पर मार करने में वाली मिसाइल है जिसकी उड़ान 300 किलोमीटर की रेंज की है। हालांकि जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। भारत के प्रवेश ने ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ा दिया MTCR ने जब इसमें एंटर किया, लेकिन मेन इसको 300 ही मानेंगे अपने। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के सैन्य औद्योगिक कंसोर्टोरियम NPO मशीनों ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये कंपनीज हैं इनके बीच में। और मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म से हमला कर सकता है, जैसे आप एरोप्लेन पे लगा लो, ठीक है, या पनडुब्बी में लगा लो, कैसे भी आप हमला कर सकते हो। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मैक 2.52 बीच की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, इसकी गति है ये तो। और Su-30M के लड़ाकू विमान पर तैनात किए जाने वाला सबसे भारी हथियार है ब्रह्मोस, जो कि Su-30M के आई पे तैनात किया गया, जिसका वजन 2.5 टन है। और एक जो तागो और भूल जाओ वाला हथियार है ना, लक्ष्य निर्धारित होने के बाद नियंत्रण केंद्र से किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, इसको दागो और भूल जाओ पे ब्रह्मोस काम करती है। तो ये ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जरूर जाना। फिर दोस्तों अगर अपने बात करें MTCR मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था बोलते हैं इसे। देखो अभी G7 की मीटिंग इटली में चल रही है, कल परसों हुई है G7 की, अभी 2024 की जो मीटिंग है वहाँ पे चल रही है इटली में। अभी अपने प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं, वो यहाँ पे सदस्य देश नहीं है लेकिन उनको बुलाया जरूर गया है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली द्वारा ये इसकी शुरुआत 1987 मतलब G7 कंट्री के द्वारा इसकी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की गई 1987 में। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसे परमाणु हथियारों के लिए मानव रहित डिलीवरी सिस्टम, विशेष सिस्टम जो 500 किलोग्राम के पेलोड को 300 किलोमीटर की सीमा तक ले जा सकते हैं कि प्रसार की जांच करने के लिए शुरू किया गया। यह सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, यह एक अनौपचारिक राजनीतिक समझ है कि अपने कंट्रोल करें। तो वर्तमान में भारत सहित 35 सदस्य है, चीन इस शासन का सदस्य नहीं है, मतलब भारत इसका सदस्य है वर्तमान में। प्रत्येक सदस्य को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, मानव रहित वाहनों, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों, ड्रोन, दूर से संचालित जो वाहन है, ठीक है, रॉकेट हो गई, इनके लिए दोस्तों एक मतलब लिमिट सेट की गई है। नियंत्रित वस्तुओं को संभावित निर्यात पर निर्णय लेते समय प्रत्येक सदस्य को 5 कारकों का ध्यान रखना है। अगर आप किसको निर्यात भी कर रहे हो, क्या इच्छित प्राप्तकर्ता सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा, मतलब कोई देश अपने से ले रहा है इंडिया से, तो वो उसका पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ में ले रहा है। जैसे आज आपको कोई गन लेने जा रहे हो तो
पर्पज पूछेगा, या आपने को ऐसे तो लाइसेंस मिलता नहीं, तो पर्पज चाहिए होता है, तो वही चीज़ इसमें है। इच्छित प्राप्तकर्ता के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य क्या है, उस देश की पूरी कंडीशन देखी जाएगी। सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वितरण प्रणालियों में प्राप्तकर्ता के विकास में स्थानांतरण का संभावित योगदान हो सकता है। खरीद के लिए प्राप्तकर्ता के घोषित उद्देश्य की विश्वसनीयता, यदि संभावित स्थानांतरण किसी बहुपक्षीय संधि से टकराता है। तो ये कुछ, जैसे ये संधि हुई थी तो इन्होंने कुछ लिमिट्स लगा दी, बस और कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना है कि G7 देशों ने ये MTCR बनाया था, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, और 1987 में बनाई थी। और इसमें ये तो याद रख सकते हो कि पहले उसका उद्देश्य जानेंगे, किसी देश को अपने इम्पोर्ट ऐड कर रहे हैं तो। और कुल 35 सदस्य हैं इसमें। अगर भारत की बात करें तो जून 2015 में इसकी सदस्यता ले ली थी इसने। ठीक है, भारत को उसके आवेदन में अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त था और 2016 में सदस्य बन गया था। तो आवेदन 15 में करता है, तो अपने को ये याद रखना है सदस्य भारत 2016 में बन गया था किसका, MTCR का। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के लाभ जो है ये नीचे दिए गए हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसरो के पास अब अपने क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक तकनीकें पहुंच जाएंगी। हथियारों को निर्यात को बढ़ाया मिलेगा, ठीक है, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे वियतनाम, फिलीपींस, बहुत सारे देशों को निर्यात कर भी रहा है भारत। और भारत को इजराइल की एरो 2 मिसाइल खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली क्या, तो जो सबसे बेस्ट मिसाइल प्रणाली है ना दोस्तों, वो इजराइल के पास है। भारत जो है छोटा सा है, लेकिन उसके पास डिफेंस टेक्निक बहुत तगड़ी है। भारत अमेरिका से निगरानी ड्रोन्स खरीद सकता है। मेक इन इंडिया को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री का विजन है कि मेक इन इंडिया। फिर बात करें दोस्तों रासायनिक हथियारों की डिफेंस में, तो परिभाषा पूछ लेते हैं कि रासायनिक हथियार कौन से होते हैं। ऐसा रसायन जिसका इस्तेमाल अपने विषैले गुणों के माध्यम से जानबूझकर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। हथियार बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरण भी इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु बम तो अलग चीज़ होगी, वैसे और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे कोई गैस है, जहरीली गैस छोड़ दी हथियार के थ्रू, वहाँ के लोग मर गए वैसे। तो रासायनिक हथियार सम्मेलन एक हुआ था। ठीक है, एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है कि आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसमें कंट्रोल है, निश्चित समय अवधि के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता बताती है। इसका क्रियान्वयन रासायनिक हथियार निषेध संगठन है, इसके द्वारा किया जाता है। मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान ने न तो इस अभी समय पर हस्ताक्षर किए, न ही इसकी पुष्टि की है। तो ये 2-3 देश हैं, ये इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, रासायनिक हथियार इस पे संगठन में नहीं मिले हैं। फिर रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसकी अपने बात की, ये मिला था, मुख्यालय इसका हैग नीदरलैंड में है। तो अगर आपसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में पूछे तो याद रखना मुख्यालय इसका हैग है, नीदरलैंड में है। तो OPCW है। OPCW की स्थापना रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997 द्वारा की गई। अप्रसार संधि की शर्तों को लागू करने के लिए की गई और निरीक्षण करने संदिग्ध रासायनिक हथियारों के हमलों को पीड़ितों का परीक्षण करने का अधिकार है, ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि हस्ताक्षरकर्ता देश कंजर्वेशन का अनुपालन कर रहे हैं। और OPCW ने 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार भी यहाँ पे जीता था। मतलब कुल मिला के ये संगठन क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो युद्ध वाली टेक्निक है इसको रोका जा सके, क्योंकि इससे नुकसान तो जनता का ही हो रहा है, आम जनता का ही, आम लोगों का ही। ठीक है, तो ये रासायनिक हथियार हो गए। तो किसी भी फिर से, और रासायनिक हथियार और भारत की अगर अपने बात करें तो 1996 में इसका समर्थन किया। और राज्य CPW के एक राज्य पक्ष के रूप में भारत ने 2000 में रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम लागू हो गया। और इसके प्रावधान क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक अधिकार अभी समय, इसकी भी स्थापना कर दी गई। तो समर्थन 1996 में करता है और लागू यहाँ पे 2000 में इसमें हो जाता है भारत। समाचार में रासायनिक एजेंट की बात करें तो क्लोरीन गैस है, अगर कोई छोड़ता है तो दम घुटने वाला एजेंट है। अगर आपसे दोस्तों एग्जाम्पल पूछे तो क्लोरीन गैस, ठीक है, सरीन गैस जो तंत्रिका एजेंट है, नोविचोक नर्व एजेंट है जो, ठीक है, VX नर्व एजेंट 5 से 8 गुना अधिक घातक है ये। साइनाइड की बात करें तो ये ब्लड को नष्ट करेगा, आपके रक्त एजेंट है, ब्लड में मिलके आपको मार देगा। फोर्जिन सल्फर की बात करें तो ब्लिस्टर एजेंट है। VX की बात करें तो एक बार वायुमंडल में पहुंच जाने के बाद ये बहुत
स्थायी हो जाता है और इसका वाष्पीकरण बहुत धीमी गति से होता है और इस प्रकार लंबे समय तक ये संपर्क में बना रहता है। VX की बात करें तो ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो रासायनिक एजेंटों के। फिर दोस्तों बात करते हैं जैविक हथियारों के बारे में। देखो दोस्तों, रक्षा प्रौद्योगिकी में जैविक हथियार सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें जानबूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारी, मृत्यु का कारण बनने के लिए उत्पादित और छोड़ा जाता है। एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, टॉक्सिन, प्लेग, रिकिन, कोरोना और ऐड कर लो इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। देखो, जिससे कोरोना से भी बहुत लोग मर गए थे, तो इसको भी स्पेशल तरीके से बनाया गया था। अब जैविक एजेंट प्राकृतिक उत्पत्ति होती है, रासायनिक या कृत्रिम होते हैं। कठिन, महंगा, छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है। जैविक में क्या होता है कि इसका टारगेट होता है कि अपने को ये वाला रोग बनाना है जिससे इतने लोग इस देश के मर सकते हैं। बड़े पैमाने पर सस्ता औद्योगिक उत्पादन रासायनिक का हो जाता है। गंधहीन और स्वादहीन होता है जैविक एजेंट, इनमें गंध या स्वाद होता है। ठीक है, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन इसमें जो एक गैस होती है सरीन गैस, वो गंधहीन और स्वादहीन दोनों ही होती है। हवा या पानी, भोजन में एरोसोल के रूप में प्रसारित होते हैं। ये एरोसोल या तरल पदार्थ के रूप में प्रसारित होते हैं। त्वचा में प्रवेश नहीं करेंगे जैविक एजेंट, ये त्वचा में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो रासायनिक भी खतरनाक है। तो जैविक क्या है कि अपने त्वचा से तो नहीं जाएगा, लेकिन मुंह के द्वारा या कैसे भी जा सकता है। शारीरिक प्रभावों का विलंब से शुरू होना, तत्कालिक शारीरिक प्रभाव कोरोना में देखा होगा आपने। तो जो भी थोड़ी यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट लेट मिल रहे थे, मतलब पहले उसको कोई बुखार सी हो रही थी, फिर वो मर रहा था। संकट को सप्ताह, महीनों में मापा गया है, आमतौर पर घंटों, दिनों में मापा गया है। ये कम करते हैं, लेकिन एक टाइम पे बहुत सारे बंदों को मार सकते हैं। विलंबित प्रतिक्रिया से उत्पन्न होगा, कुछ एजेंटों के लिए तत्काल बड़ी प्रतिक्रिया, दूसरों के लिए विलंबित। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्निक होती है जो केमिकल में फास्ट होगी, जैविक में थोड़ी लेट चलेगी। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में जैविक हथियार सम्मेलन की बात कर लेते हैं। BWUC, ये सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाली है। अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती गई तो एक संस्थाएं भी बढ़ती गई कि आप ऐसे नहीं यूज करोगे। तो मार्च 1975 को लागू हुई। भारत 1973 में इस समझौते पर पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। उसमें क्या है कि विकास, भंडारण, अधिग्रहण, इस पे रोक लगाया गया है। जैविक और विष ऐसे प्रकार जो मात्रा जिनका रोग निरोधी, सुरक्षात्मक या अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कोई औचित्य नहीं है, तो इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे आप डेवलप नहीं करोगे कोई चीज़, जैसे कोरोना वगैरह किया था। हथियार, उपकरण और डिलीवरी वाहन शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों से सशस्त्र संघर्ष में ऐसे एजेंटों या विषाक्त पदार्थों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए। मतलब कुल मिला के ये जो जैविक हथियार बना रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए संस्था है, और कुछ नहीं है। इतना याद रखना है कि 1975 में ये लागू हुई। ठीक है, भारत 1973 में इस पर हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपका ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।